छात्र छात्राओं, कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। टॉपिक का नाम है माध्यमिक शिक्षा आयोग के सुझाव। माध्यमिक शिक्षा आयोग के जो सुझाव हमारे चल रहे थे, उनमें आज हम माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या संबंधी सुझाव पढ़ेंगे, शिक्षण विधियों संबंधी सुझाव पढ़ेंगे, पाठ्य पुस्तकों संबंधी सुझाव पढ़ेंगे और चरित्र निर्माण और छात्र अनुशासन के बारे में हम ये सुझाव पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या संबंधी सुझाव पढ़ते हैं, उन पर चर्चा करते हैं। माध्यमिक शिक्षा जिसके दो रूप हैं या दो स्तर है, यानी कि कक्षा 6, 7, 8, ये आपका सीनियर बेसिक भी कहा जाता है इसको, और निम्न माध्यमिक स्तर भी कहा जाता है इसको, है ना। फिर आपका 10 और 12 यानी कि 9, 10, 11, 12 जिसको आपका उच्च माध्यमिक स्तर बोला जाता है। तो ये आपके दोनों स्तर की जो शिक्षा है, इसकी पाठ्यचर्या के बारे में इन्होंने अपने क्या सुझाव दिए हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। इन्होंने बताया था कि पाठ्यचर्या जो है वास्तविक जीवन से संबंधित होनी चाहिए। पाठ्यचर्या के अंतर्गत जो विषय रखे जाएंगे, जो मैटर रखा जाएगा, वो वास्तविक जीवन से संबंधित होना चाहिए, जिसे पूरा करके छात्र जो है समाज में सम्मान पूर्वक रह सके, अपना जीवन यापन कर सके, अपना व्यवहार वो कर सके। नेक्स्ट इसमें बताया है कि पाठ्यचर्या व्यापक और लचीली होनी चाहिए, जिससे छात्र अपनी रुचियों के अनुसार विषयों का संरक्षण कर सके, उनका चुनाव कर सके। यानी कि जितनी भी हमारी पाठ्यचर्या वाइड होगी, विस्तृत होगी, कला के, साइंस के, कॉमर्स के, है ना, और भी आपके जितने भी और सब्जेक्ट है, उसका पाठ्यचर्या जो है या उसका करिकुलम जो है वहां पर रखा जाना चाहिए। तो और उसमें कला में भी, साइंस में भी, कॉमर्स में भी फिर और भी ऑप्शन उसमें होने चाहिए, ताकि बच्चे जो है अपनी रुचि के अनुसार, अपनी योग्यता, अपनी मानसिक योग्यता, बुद्धि के अनुसार जो है उन सब्जेक्ट को ले सके, तो उन्हें स्वतंत्रता होनी चाहिए। पाठ्यचर्या में ऐसे विषयों का समावेश होना चाहिए जिससे छात्र अपने अवकाश के समय का सदुपयोग भी कर सके। यानी कि जब छुट्टी होती है बच्चों की, अवकाश उनको होता है, तो उसमें भी उन विषयों को पढ़ सके, उनसे भी कुछ ज्ञान प्राप्त कर सके, तो ऐसे विषयों का भी समावेश उसमें होना चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि पाठ्यचर्या के समस्त विषयों एवं क्रियाओं में सहसंबंध होना चाहिए। जो हम विषय पढ़ा रहे हैं उनमें, और जो क्रियाएं बच्चों से सहपाठ्य क्रियाएं करा रहे हैं, उनमें आपस में कोरिलेशन की होना चाहिए। तो कोरिलेशन से जो है उनका जो एक शिक्षण होगा, वो एक अच्छा प्रभाव उस पर पड़ेगा, जो है उससे एक विषय को पढ़ करके दूसरे विषय की जानकारी विषय में मिलती रहेगी। तो इस हिसाब से लेकर के इन्होंने अपनी जो पाठ्यचर्या जो उन्होंने निर्मित की है या निर्माण करने का जो सुझाव दिया है, निम्न स्तर की जो पाठ्यचर्या है, फिर आपकी उच्च स्तर की जो माध्यमिक शिक्षा है उसकी पाठ्यचर्या, उसके अलग अलग इन्होंने विषय बताए हैं। क्या क्या उसमें बताया है, जैसे सबसे पहले निम्न माध्यमिक स्तर की पाठ्यचर्या के बारे में बताया है। इसको इन्होंने सीनियर बेसिक पाठ्यचर्या भी कहा है। तो इसमें माध्यमिक स्कूलों की निम्न माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या में समानता होनी चाहिए, और यह पूरे देश के लिए एक समान होनी चाहिए। इसमें जैसे आपका मातृभाषा हो गई, राष्ट्रभाषा हिंदी, यानी कि जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है उनकी राष्ट्रभाषा हिंदी हो गई, और एक मातृभाषा अथवा अन्य कोई संघीय भाषा जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, अथवा कोई अन्य संघीय भाषा और जिनकी मातृभाषा हिंदी है। तीसरा नंबर है अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित, कला एवं संगीत, हस्तशिल्प और शारीरिक शिक्षा। तो ये आपकी निम्न माध्यमिक स्तर की जो पाठ्यचर्या है उसके विषय बताए हैं उन्होंने। और जो उच्च माध्यमिक स्तर की जो पाठ्यचर्या है, जो 9 से 12 तक चलनी है, उसके बारे में आयोग ने उच्च माध्यमिक शिक्षा को 7 वर्गों में विभाजित किया है, और इन 7 वर्गों के लिए अलग अलग पाठ्यचर्या निश्चित की है।
इनमें कुछ विषय और कुछ क्रियाएं तो सभी वर्गों में कॉमन है, यानी कि एक समान है ना, अनिवार्य रूप से उसको रखा गया है, और कुछ को अलग अलग और ऐच्छिक रूप में रखा गया है। तो सभी वर्गों के लिए जो अनिवार्य विषय है, यानी कि सातों वर्गों में जो चीज रखी गई है वो क्या है? पहला तो है मातृभाषा, जो क्षेत्रीय भाषा अपनी मातृभाषा होती है। दूसरा है इसमें हिंदी, किसके लिए है? जो अहिंदी भाषा भाषी क्षेत्र है, अथवा प्रारंभिक अंग्रेजी, उनके लिए जिन्होंने निम्न माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी नहीं पढ़ी है, अथवा अंग्रेजी अथवा कोई अन्य आधुनिक संघीय भाषा, अथवा अंग्रेजी के अतिरिक्त कोई अन्य विदेशी भाषा, अथवा कोई शास्त्रीय भाषा। तीसरा इन्होंने बताया कि समाज विज्ञान केवल प्रथम 2 वर्ष के लिए, जो समाज विज्ञान है। चौथा बताया इन्होंने गणित तथा सामान्य विज्ञान, गणित तथा सामान्य विज्ञान केवल प्रथम 2 वर्ष के लिए। और पांचवा इन्होंने बताया है कि कोष्ठक में दिए गए शिल्पों में से कोई एक शिल्प, कौन कौन सी शिल्प बताई है? कताई, बुनाई, कढ़ाई, काष्ठकला, धातु का काम, बागवानी, है ना, मुद्रण, मॉडल बनाने का काम और हाथ की दस्तकारी। तो इनमें से कोई एक शिल्प भी लेनी जरूरी है। इसके बाद में सभी वर्गों के लिए जो ऐच्छिक विषय बताए हैं, 7 वर्ग जो बताए हैं, 7 वर्गों के लिए ऐच्छिक विषयों में से एक वर्ग प्रत्येक बच्चे को लेना होगा। जैसा पहला वर्ग मैंने बताया मानव शास्त्र का, इसमें शास्त्रीय भाषा जो अनिवार्य विषयों में नहीं ली गई होगी। दूसरा है इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र के साधारण सिद्धांत। नेक्स्ट बताया मनोविज्ञान और तर्कशास्त्र, गणित, संगीत और गृह विज्ञान। तो पहला वर्ग मानव शास्त्र के लिए है। दूसरा है विज्ञान वर्ग के लिए, जिसमें भौतिक शास्त्र है, रसायन शास्त्र है, जीव विज्ञान है आपका, भूगोल भी आएगा इसमें, आपका गणित भी आएगा, शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान भी इसमें आएगा, जो भी जीव विज्ञान के साथ नहीं लिया जा सकता है ना, यानी कि जीव विज्ञान लेंगे या चीज ले लेंगे इसमें से। तीसरा वर्ग जो है आपका तकनीकी शिक्षा के लिए है, इसमें व्यवहारिक गणित एवं ज्यामिति ड्राइंग आ जाएगी। दूसरा इसमें व्यवहारिक विज्ञान आ जाएगा। तीसरा इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तत्व, उनके सिद्धांत आ जाएंगे। चौथा इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के तत्व, उनके सिद्धांत, थ्योरी वगैरह, ये सब चीजें इसके अंतर्गत आ जाएंगी। चौथा इन्होंने दिया है वाणिज्य वर्ग, जो कॉमर्स के लिए है, इसमें कमर्शियल प्रैक्टिस आ जाएगी, बुक कीपिंग आ जाएगी, वाणिज्य भूगोल आ जाएगा और अर्थशास्त्र के तत्व आ जाएंगे। और शॉर्ट हैंड एंड टाइप, जो शॉर्ट हैंड एंड टाइप भी एक प्रशिक्षण होता है, उसकी सैद्धांतिक परीक्षा भी आ जाएगी इसमें। पांचवा वर्ग जो है वो कृषि वालों के लिए है, जो एग्रीकल्चर की शिक्षा लेने जाते हैं। तो सामान्य कृषि, दूसरा है इसमें पशुपालन, तीसरा है इसमें उद्यान कार्य, चौथा है इसमें कृषि रसायन और पांचवा इसमें वनस्पति विज्ञान। और छठा वर्ग है इसमें फाइन आर्ट्स के लिए, जो ललित कलाएं होती हैं हमारी विभिन्न प्रकार की, उनमें पहला है कला का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स, ड्राइंग तथा डिजाइनिंग क्या होती है, पेंटिंग क्या होती है, आपकी मॉडलिंग क्या होती है, म्यूजिक क्या होता है, डांसिंग क्या होती है, ये सारा का सारा आपका ललित कलाओं के अंतर्गत आ जाएगा। और सातवां जो लास्ट का जो वर्ग है वो होम साइंस का है और ओनली फॉर गर्ल्स। तो इसमें गृह अर्थशास्त्र दिया है, आहार पोषण और पाक कला। पाक कला मतलब सामान बनाना, जो किचन में सामान बनाते हैं वो पाक कला है, पकाने की विधि, आहार जो खाने पीने का सामान होता है, और न्यूट्रिशन जो पोषण होता है आपका, और मार्ग कला और शिशु रक्षा, जो एक शिशु को किस प्रकार से रखा जाना चाहिए। और नेक्स्ट इसमें है गृह प्रबंधन, अपने घर का मैनेजमेंट बनाना, ये भी इसकी एक शिक्षा इसमें होनी चाहिए। तो ये 7 वर्ग अलग अलग बताए हैं। इन 7 में से एक वर्ग जो है एक बच्चे को लेना अनिवार्य है, और जो अनिवार्य बताया गया था उनमें से अनिवार्य विषय उनकी वो हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इनकी एक पाठ्यचर्या गठित की गई है। इसके बाद में आता है शिक्षा विधियों संबंधी उन्होंने अपने कौन से सुझाव दिए हैं, यानी कि जो पाठ्यचर्या निर्धारित करती है, इन पाठ्यचर्या को निर्धारित करने के बाद में किन शिक्षण विधियों या कैसी शिक्षण विधियां होनी चाहिए,
मौखिक होनी चाहिए, लिखित होनी चाहिए हमारी, है ना, या क्रियाशील होनी चाहिए हमारी। तो ऐसी शिक्षण विधियां होनी चाहिए जो उस पाठ्यक्रम को देने में या उसका ज्ञान देने में जो है वो पर्याप्त हो, उचित हो, है ना। इस प्रकार की शिक्षण विधियां होनी चाहिए। तो उसकी इन्होंने जो पहली शिक्षण विधियां यहाँ पर चल रही थी उनकी भी इन्होंने आलोचना की थी कि वो जो है अपने पाठ्यक्रम को या अपनी पाठ्यचर्या को देने में वो असमर्थ है। तो इसलिए इन्होंने सुझाव दिए, क्या दिए हैं कि शिक्षण में रटने पर बल न देकर समझने पर बल देना चाहिए। सही बात कही है इन्होंने कि रटने पर बल नहीं देना चाहिए। रटने पर तो खाली रट्टाफिकेशन हो जाएगा और वो एक चिंतन मनन के द्वारा जो हम याद करते हैं, स्मरण करते हैं, वो एक स्थायी ज्ञान होता है। और रटने से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो स्थायी ज्ञान नहीं होता है, वो कभी कभी हम भूल भी जाते हैं उस ज्ञान को। तो इसके लिए छात्रों को स्वयं सोचना है, स्वयं करना है और स्वयं निर्णय निकालने के अवसर भी दिए जाने चाहिए। यानी कि चिंतन मनन, एनालिसिस करना, सिंथेसिस करना, इस तरह की जो विधियां हैं ये इसमें काम आएंगी। दूसरा इसमें बताया है कि शिक्षण में बच्चों की सक्रिय साझेदारी रहनी चाहिए। क्लास में जब टीचर एंट्री करता है, जब अपना टॉपिक लेकर के पढ़ाता है, तो इस तरह की शिक्षण विधि होनी चाहिए कि दोनों एक्टिव रहो, दोनों जो है क्रियाशील रहे, छात्र भी और अध्यापक भी, दोनों एक दूसरे के बातों को सुने, उस पर चिंतन मनन करें, प्रश्नोत्तर करें, डाउट क्लियर करें अपना, है ना। तो क्रियाशील रहेंगे तो बच्चों की समझ में ज्यादा आएगा। सामूहिक क्रियाओं और शिक्षण को आगे बढ़ाना चाहिए, है ना। सामूहिक क्रियाओं के द्वारा कुछ इस तरह का प्रोजेक्ट भी देना चाहिए जिसमें सामूहिक क्रिया होती है। जैसे आपका एनसीसी का काम है, एनएसएस का काम है, या कोई प्रोजेक्ट इस तरह से टीम वर्क का जो आपका काम है वो देना चाहिए। इस दृष्टि से क्रिया विधि और योजना विधि का प्रयोग अति उत्तम माना जाता है। जो प्रोजेक्ट मेथड है जो किलपैट्रिक के द्वारा दिया गया है, उस विधि के द्वारा पढ़ना पढ़ाना इन्होंने अच्छा बताया है। नेक्स्ट बताया है कि जो तथ्य होते हैं उनको स्पष्ट करने के लिए, जो अपनी बातों को या अपना स्पष्टीकरण जो है उसको एक सरल बनाने के लिए, सुगम बनाने के लिए कुछ हमें टीचिंग एड होते हैं, तो उन टीचिंग एड का सहारा लेना चाहिए। जैसे दृश्य श्रव्य सामग्रियां होती है आपकी, है ना। जैसे आपके चार्ट होते हैं, चित्र होते हैं, मॉडल होते हैं, आपका ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है, या आपका टेलीविजन होता है, या आपका ब्लैक बोर्ड होता है। इन सब चीजों का सहारा भी लेना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे हमारा शिक्षण जो है वो रुचिकर बनता है, वो उसमें नीरसता जो है वो कम रहती है, वो हमारा शिक्षण जो है उसको प्रभावशाली बनाती है वो। नेक्स्ट इसमें बताया है कि ऐसी विधियों का प्रयोग करना चाहिए जो मंदबुद्धि बालक, सामान्य बुद्धि बालक, जो औसत बुद्धि के होते हैं और जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, सभी छात्रों के लिए उपयोगी होनी चाहिए। सभी को अच्छी तरह से ज्ञान जो है वो सुगम, सरल, सुग्राह्य उनके लिए होना चाहिए। नेक्स्ट बताया इन्होंने कि जो प्रायोगिक विषय है, जैसे साइंस के विषय है, उनके लिए प्रयोग विधि का इस्तेमाल करना चाहिए, उसका प्रयोग करना चाहिए। प्रायोगिक विषयों के लिए प्रयोग विधि का प्रयोग करना चाहिए, है ना। तो ये एक अच्छा मेथड होता है। इसमें क्या है, पहले तो टीचर्स के द्वारा डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाता है इसमें, इस विधि में, फिर बच्चे इसको देखते हैं, फिर बच्चों से कराया जाता है वो, फिर उसका अभ्यास कराया जाता है बार बार, है ना। तो इस प्रकार से बच्चों को वो प्रैक्टिकल करना आ जाता है। नेक्स्ट इसमें बताया है कि बच्चों को स्वाध्याय के लिए भी प्रोत्साहन देना चाहिए। स्वयं स्टडी करने के लिए भी बच्चों को बताना चाहिए कि स्वयं भी आपको, जब आपको समय मिले या टीचर्स आपकी क्लास में नहीं पहुंच पाए किसी कारण से, तो उस समय का प्रयोग जो है लाइब्रेरी में पहुंच करके आपको स्वाध्याय विधि के माध्यम से करना चाहिए। नेक्स्ट इसमें बताया कि छात्रों को सीखे हुए ज्ञान एवं क्रियाओं के प्रयोग के अवसर भी दिए जाने चाहिए। यानी कि जो उन्होंने ज्ञान सीखा है, प्राप्त किया है, वो दूसरे जगह उसको कैसे अप्लाई करना है वो भी आपको उसका अवसर मिलना चाहिए। और जो सीखा हुआ ज्ञान जो है इससे क्या होगा, वो आपका स्थायी बन जाएगा सीखा हुआ ज्ञान। नेक्स्ट इसमें इन्होंने बताया है कि जो पाठ्य पुस्तकों के संबंध में क्या सुझाव है, अभी पर चर्चा करेंगे। देखिए, पाठ्यक्रम ऑर्गेनाइज कर दिया गया है, उस पाठ्यक्रम को
जो उसके अंदर पढ़ाना है वो मटेरियल जो है वो पाठ्य पुस्तकों के अंदर जो है अब रखा जाएगा। यानी कि जिस तरह से ये आपकी किताब है, पुस्तक है, इस पुस्तक में जो भी मटेरियल रखा गया है इसका नाम पाठ्य पुस्तक रख दी गई है। यानी कि ये पुस्तक का नाम है समकालीन भारत एवं शिक्षा, जिसके अंतर्गत हम ये सब चीजें पढ़ रहे हैं। तो इसी तरह की जो भी हमारा मटेरियल है वो आपका निम्न माध्यमिक शिक्षा का चाहे उच्च माध्यमिक शिक्षा का है, उसके लिए वहां पर पाठ्य पुस्तकें पढ़नी है, वो मटेरियल वहां पर इकट्ठा होना है। तो ये मटेरियल इकट्ठा करने के लिए एक सिंपल सामान्य सी नियम नहीं है बनना इसमें, ये तो बहुत चिंतन का विषय है, बहुत ये सोचनीय विषय है। ये सोच विचार करके इसके कोई नियम कायदे होते हैं पाठ्य पुस्तकों को बनाने के, है ना। इसमें जो है जो आकार होते हैं शब्दों के किस प्रकार से रखने चाहिए, उनमें जो है चित्र भी बनाने होते हैं किताबों में, संबंधित विषय से संबंधित, जो बच्चों को लिए एक स्थायी ज्ञान उनको दे सके, उनके लिए सरल भाषा उसकी सरल उसके लिए बना सके ज्ञान को। भाषा जो है उसकी जो है किताबों की वो सरल होनी चाहिए, सुस्पष्ट होनी चाहिए, उसमें कठिन शब्दों का इस्तेमाल बहुत कम से कम करना चाहिए। अगर जरूरी हो मैं महसूस दे रहा हूं कि करना ही है, इसका कोई ऑप्शन हमारे सामने नहीं है ना। तो सरलता से कठिनाई की ओर जाना पड़ता है इसमें, तो बहुत सारे इसमें नियम होते हैं। इसके लिए समितियां ऑर्गेनाइज की जाती है, इसके लिए संगठन बनाए जाते हैं, उसमें जो है एक विद्वान लोग जो होते हैं उनके द्वारा ये मटेरियल इकट्ठा किया जाता है, उनसे पाठ्य पुस्तकें बनवाई जाती है। तो इसके लिए भी उन्होंने अपना कुछ सुझाव दिया है। क्या दिया है कि प्रत्येक प्रांत में पाठ्य पुस्तक समिति का गठन किया जाना चाहिए। जितने भी यहाँ पर भारत में प्रांत हैं उनके लिए पाठ्य पुस्तक समिति प्रत्येक प्रांत में होनी चाहिए। इस समिति का कार्य अच्छी पाठ्य पुस्तकें तैयार कराना और अच्छी पाठ्य पुस्तकों का चयन करना होना चाहिए। नेक्स्ट बताया है कि यह समिति जो है पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के संबंध में नियमों का निर्माण करेगी और उनके अनुसार पाठ्य पुस्तकों का निर्माण कराएगी। यानी कि कुछ नियम जो होते हैं, रूल रेगुलेशन होते हैं, उनके ऊपर ये कार्य करेगी। केंद्रीय सरकार पाठ्य पुस्तकों के लिए चित्र बनाने में प्रशिक्षण हेतु एक स्वतंत्र संस्था का निर्माण करे। यानी कि केंद्र सरकार का काम दी गई है। जो किताबों के अंदर चित्र बनाए जाते हैं, उन चित्र बनाने के लिए प्रशिक्षण जो केंद्र है वो एक स्वतंत्र उसके लिए संस्था होनी चाहिए, इसका निर्माण केंद्र सरकार करेगी। केंद्र और प्रांतीय सरकारें इन चित्रों के ब्लॉकों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था भी करें। किसी भी कक्षा के लिए भाषा की पाठ्य पुस्तकें निश्चित हो जिनसे परीक्षा प्रश्न पत्र बनाने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट ये बता रहे हैं कि किसी भी कक्षा के लिए भाषा को छोड़कर अन्य किसी भी विषय पर 3 या 4 अच्छी पाठ्य पुस्तकों का चयन किया जाना चाहिए। यानी कि एक विषय के ऊपर 3-4 किताबों का हमें निर्माण करना चाहिए, उनका चयन में सिलेक्शन हमें करना चाहिए। इन पुस्तकों में से किसी भी पुस्तक का चयन करने का अधिकार विद्यालय के विषय अध्यापक या प्रधानाचार्य को होना चाहिए, क्योंकि अपने विषय के जो अध्यापक होते हैं उनको ज्यादा ज्ञान होता है सिलेबस का अपने, कि हमें बच्चों को क्या पढ़ाना है, किस प्रकार की हमें किताब यहाँ पर खरीदनी है, कौन से राइटर ने जो है सरल भाषा में जो है पहुंचाया है वो ज्ञान को। तो सरल भाषा वाला जो राइटर होता है उसकी किताबें अच्छी जो है वो चलती है। नेक्स्ट ये बता रहे हैं कि पाठ्य पुस्तकों में ऐसे प्रसंग नहीं होने चाहिए जिनसे किसी विशेष वर्ग को उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे, है ना। और पाठ्य पुस्तकें जो है बार बार नहीं बदलनी चाहिए। यानी कि एक जो कोर्स निर्धारित कर दिया है तो कई साल उस कोर्स को 5-10 साल जो है उस कोर्स को चलाना चाहिए। जो है यही नहीं है कि पाठ्य पुस्तकें हर साल बदल रहे हैं, 6 महीने में बदल रहे हैं, कोर्स भी हमारा पूरा नहीं है तो भी पाठ्य पुस्तकें बदल रहे हैं। तो हम तो पाठ्य पुस्तकें बदलने में रह जाएंगे, सिलेबस का पूरा होगा हमारा, उसका जो ज्ञान है मटीरियल है वो कब बच्चों को दिया जाएगा और बच्चे कब उसको याद करेंगे या प्रिपेयर करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो ये सब चीजों का कार्य इसमें रखा जाता है। नेक्स्ट इसमें हम पढ़ते हैं कि चरित्र निर्माण एवं छात्र अनुशासन से संबंधित कुछ उन्होंने टिप्स दिए, अपने सुझाव दिए हैं कि छात्रों का चरित्र निर्माण किस तरह से किया जाना चाहिए, है ना, और उनमें अनुशासन जो है किस तरह से होना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने बताया है कि छात्रों के चरित्र निर्माण और अनुशासन का उत्तरदायित्व सभी अध्यापकों का होना चाहिए। अध्यापकों के सामान्य व्यवहार और उनके द्वारा पढ़ाए जाने वाले किसी भी विषय के शिक्षण से
बच्चों का चरित्र निर्माण होना चाहिए और उसमें अनुशासन आना चाहिए। उनके अध्यापकों का जो व्यवहार है, उनका जो आचरण है, अपने उसको आदर्श बनाए बच्चों के सामने, जिससे वो उनको देख करके भी अपने अंदर अनुशासन को महसूस करे या स्वयं अनुशासन अपने को महसूस करे या उनके नैतिक गुणों को अपने अंदर धारण करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट बता रहे हैं कि छात्रों में अनुशासन की भावना विकसित करने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक और छात्रों के बीच निकट का संबंध होना चाहिए। जितने छात्र और अध्यापक आपस में मिलेंगे, अपनी की समस्याओं का समाधान निकलेगा और अनुशासन जो है बरकरार रखने की उतनी ही उम्मीद ज्यादा रहेगी। नेक्स्ट ये बता रहे हैं कि छात्रों में स्वयं अनुशासन के विकास के लिए स्वयं अनुशासन का निर्माण किया जाना चाहिए और क्योंकि स्वेच्छा से किया गया जो आचरण होता है, अनुशासन होता है, वो स्थायी आचरण होता है या स्थायी अनुशासन होता है, जो स्वयं अंदर से ही निकलता है कि मुझे अनुशासित होना है। तो इसलिए स्व अनुशासित के होने के लिए बच्चों को प्रेरित करना चाहिए। छात्रों की रुचियों और उनकी अभिवृत्तियों को उचित दिशा देने के लिए साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाना चाहिए। कुछ इस प्रकार के क्रियाकलाप भी उन्हें जरूरी होते हैं, जिसमें बच्चे जो है सांस्कृतिक अपनी जो उनकी संस्कृति है उससे संबंधित, जैसे कोई बच्चा जो है गाना गाना जानता है, कोई नाटक करना जानता है, कोई कहानी कहना जानता है ना, या नृत्य करना जानता है, तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की जो एक्टिविटी करेगा तो उसकी जो रुचि है, उसकी अभिवृत्ति है, उसको एक दिशा मिल रही है, वो फिर वो उल्लंघन नहीं करेगा अपनी अनुशासन का। तो नेक्स्ट इसमें बता रहे हैं कि विद्यालयों में जो है खेल कूद का प्रोग्राम, स्काउटिंग का प्रोग्राम, एनसीसी का प्रोग्राम जो है, रेड क्रॉस का प्रोग्राम जो है, या आपका प्राथमिक शिक्षा का, या जो विभिन्न प्रकार की जो रैलियां होती है, जो ज्ञानवर्धक रैलियां होती है, उनकी भी व्यवस्था वहां पर होनी चाहिए। इन क्रियाओं में भाग लेने से क्या होता है, बच्चों में अनुशासन जो है वो पनपता है, या अनुशासन में रहने की जो है उनकी दृष्टिकोण जो है वो अच्छा बनता है उनका, कि किस प्रकार, जैसे वो रैली निकालने हैं तो रैली निकालते जो है हमें एक लाइन में चलना है, दो लाइन बना करके चलना है, हमें एक सड़क के एक तरफ चलेंगे, वाली तरफ जो है ना, एक बच्चा उसमें नेतृत्व करेगा, दूसरे बच्चे जो है उसका पीछे से साथ देंगे, है ना। ये सब चीजें हम की भावना आ रही है वहां पर, ये सब चीजें अनुशासन सिखाती है। नेक्स्ट और बता रहे हैं लास्ट में ये कि 17 वर्ष से कम आयु के बच्चों को राजनीतिक आंदोलनों में भाग लेना और चुनाव प्रचार करने में अगर उनका सहयोग लेता है तो उसको गैर कानूनी घोषित किया जाना चाहिए। यानी कि जो भी पार्टी इस कार्य में उन बच्चों का सहयोग करेगी, उस पार्टी पर कुछ जुर्माना होना चाहिए और बच्चों को भी वहां पर उसको कुछ दंडित उनके लिए होना चाहिए। तो इस प्रकार से आज हमने माध्यमिक शिक्षा आयोग के जो सुझाव पढ़े हैं, कम से कम उनमें 3-4 सुझाव अभी पढ़े हैं। आगे फिर इसके जो सुझाव बचते हैं बच्चों, उनको हम आगे पढ़ेंगे।